हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया में हम लोग बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। 4 सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं और केजीएस का सेट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी। तो भारत में जो है पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना को लागू किया गया था, या 1959 में लागू किया गया था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में पंचायती राज दिवस की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद हुई थी और इसके लागू होते ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पहली थी ग्राम स्तरीय पंचायत, दूसरा हो जाएगा प्रखंड स्तरीय पंचायत और तीसरा हो जाएगा जिला स्तरीय पंचायत। और भारत में हर साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग। याद रखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 15 है उसमें नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। और यह अनुच्छेद जो है राज्य को किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो है भेदभाव को करने से रोकता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व जो है कौन से होते हैं। तो ये हो जाएंगे लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदाय की मांग उठाने का तरीका और विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। लोगों को अपनी पहचान के प्रति जो धारणा है, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चेतना भी होती है। उसी तरह से राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का जो तरीका है, यह भी दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। और तीसरा जो है सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का परिणाम सरकार के रूप पर निर्भर करता है और यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब होता है कि राज्य किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक विचारधारा को बढ़ावा नहीं देगा। इसका उद्देश्य जो है सभी धर्मों और विश्वासों को समान अधिकार और सम्मान देना होता है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी धर्म को विशेष लाभ या हानि न पहुंचाया जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह भी नहीं है कि राज्य को धर्म से पूरी तरह से अलग होना चाहिए, बल्कि यह है कि धर्म के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप जो होता है यह न्यूनतम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता का अर्थ क्या है। तो लैंगिक समानता का अर्थ हो जाएगा महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि हिंदू या इस्लाम धर्म को आधार मानकर राजनीति की नींव खड़ी की जाए, बल्कि उनका मानना था कि राजनीति का आधार जो है नैतिक मूल्य होना चाहिए और राजनीतिक धर्म जो है द्वारा स्थापित मूल्यों के निर्देशित होना चाहिए। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है। तो भारत के संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है यह होता है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखेंगे ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो वर्णन किया गया है यह 7वीं सूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगी केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह विभाजन संविधान में स्पष्ट रूप से तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है। तो यह हो जाएगा वित्त आयोग। केंद्र राज्यों से संबंधित जो आयोग हो जाएगा यह वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
वित्त आयोग जो है भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है। याद रखेंगे कि जो वित्त आयोग है इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 280 में किया गया है और यह केंद्र राज्य संबंधों विशेष रूप से वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट है कि दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। तो दलित पैंथर्स जो आंदोलन है यह शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह आंदोलन जो है 1970 के दशक में भारत में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और इसमें नामदेव ढसाल और जेबी पवार जैसे महत्वपूर्ण नेता भी शामिल थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था। तो 11वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का जो उदय हुआ था यह मुख्य रूप से जो हो जाएगा ब्रिटिश शासन के व्यवस्था का परिणाम था। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था। तो राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण किया गया था यह पुनर्जागरण के काल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई और 19वीं शताब्दी में यह उन्नत और आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट है और परिणाम भी युगांतकारी रहे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज हुई और इसका उद्देश्य जो है नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। और इसी क्रम में जो है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज भी की थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी यह भील हो जाएगी। एक नंबर में सबसे ज्यादा जो हो जाएगी भील हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी गोंड हो जाएगी और तीसरे नंबर जो होती है यह संथाल हो जाएगी। याद रखेंगे जो भील जनजाति है यह सबसे बड़ी जनजाति भी है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। और गोंड जो है इस देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जो गोंड जो है यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। वही संथाल जो है भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा और खोंड जनजातियां भी पाई जाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का जो श्रेय जाता है यह जाता है वुड्रो विल्सन को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में जो है युद्ध की समाप्ति के उपरांत जो है पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी और इसका मुख्य श्रेय जो था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को जाता है जिन्होंने अपने 14 सूत्रीय प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया था और अंततः जो है विभिन्न योजनाओं को मिलाकर के 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में भी आया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था। तो हिटलर के द्वारा जो है नाजी पार्टी का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाजी पार्टी था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसका नेतृत्व इसका पूरा नाम जो हो जाएगा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था और जर्मनी में 1920 से लेकर के 1945 तक सक्रिय रही थी और एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के नेता थे और 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर भी थे और 1934 से लेकर के 1945 तक नाजी जर्मनी के फ्यूरर नेता रहे थे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था। तो वर्साय की संधि को जर्मनी के द्वारा भंग किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में हिटलर ने वर्साय की संधि के निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की और उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब जर्मनी अपने वर्साय संधि से मुक्त समझेगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। तो सप्तवर्षीय युद्ध का जो प्रभाव पड़ा यह हो जाएगा ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ था और इस युद्ध से पूर्व तक जो है उपनिवेशवासी इंग्लैंड के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे क्योंकि वे
कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे थे और इस युद्ध में जो है ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जबकि फ्रांस को अपनी औपनिवेशिक शक्ति खोनी पड़ी थी। और इस युद्ध ने उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त किया था और अमेरिका में फ्रांसीसी प्रभाव को भी समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की थी? तो यह की गई थी टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी और टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण यह घोषणा की गई थी। और इंग्लैंड के जो शासक है जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई और उसकी यह नीति जो है इंग्लैंड में अलोकप्रिय भी रही थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो यह पेरिस की संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता दी गई थी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह संधि जो है 3 सितंबर 1783 ईस्वी को, याद रखेंगे, यह संधि जो हुई थी 3 सितंबर को हुई थी 1783 ईस्वी में और यह पेरिस फ्रांस में संपन्न हुई थी। और पेरिस संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य ने अमेरिकी अप्रवासी को स्वतंत्रता मान्यता दी थी और विभाजित की गई अमेरिकी कॉलोनियों को स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में स्वीकार भी किया था। नेक्स्ट है अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कि रेडक्लिफ रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो जो रेडक्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा जिसे रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करती है। रेडक्लिफ ने भारत को 3 हिस्सों में विभाजित किया था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ जो है भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है लगभग 3214 किलोमीटर फैला है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो इंदिरा पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट जो है यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप हैं? तो भारत की समुद्री सीमा के अंदर जो है लगभग 1256 द्वीप हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये मुख्यतः 2 समूहों में है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जो हैं इसमें लगभग बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप लगभग शामिल हैं। उसके साथ ही 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है और अरब सागर में जो है 47 द्वीप शामिल हैं, याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है गंगा सागर और महानदी डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो जो सिंधु नदी है यह अंततः जो गिरती है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकल करके दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और इस नदी का प्रवाह जो है क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अंत में सिंधु नदी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होकर के कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति होती है यह मानसरोवर झील से होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है यह 2900 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका जो अधिकांश क्षेत्र है प्रवाह क्षेत्र सिंधु की भांति भारत से बाहर स्थित है और यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर के नामचा पर्वत शिखर के समीप जो है अंग्रेजी के यू अक्षर की मोड़ बना करके अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 27 नंबर
कि सुंदर वन किस प्रकार का वन है। तो जो सुंदर वन है यह मैंग्रोव वन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो सुंदर वन है यह मैंग्रोव वन है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। और यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई और दलदल प्रदेशों में पाई जाती है। और यहाँ समुद्र का नमकीन जल और नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीन पंख और बालू द्वारा निर्मित दलदल एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देते हैं जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष जो है बहुल मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मेगास्थनीज ने मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया था। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है। तो बिहार में केला का जो उत्पादन होता है यह मुख्य रूप से वैशाली जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें विशेष रूप से जो है हाजीपुर शहर केला उत्पादन के लिए जाना जाता है और वैशाली में लगभग 4200 हेक्टेयर में केले की खेती की जाती है। और हाजीपुर के चिनिया केले को जीआई टैग भी प्राप्त है। याद रखेंगे कि हाजीपुर के चिनिया केले को जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा भागलपुर। यानी बिहार का जो जिला है भागलपुर इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से टूसर रेशम की सिल्क उत्पादन की जाती है। याद रखेंगे कि भागलपुर में टूसर रेशम जो होता है उसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प जो है 7 निश्चय में शामिल नहीं है। तो इसमें जो है बाल कल्याण जो है 7 निश्चय में शामिल नहीं है। 7 निश्चय में जो शामिल हो जाएगा बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नए जो प्रमुख संकल्प थे उसमें था हर घर नल का जल, पीने का साफ पानी, हर घर तक पक्की गली नाली और हर घर तक बिजली, घर तक पक्की नाली नलिया, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और उसके बाद अवसर बढ़े आगे बढ़े। यह सभी जो है 7 निश्चय योजना में शामिल थी। तो जो बाल कल्याण योजना हो जाएगा यह 7 निश्चय में शामिल नहीं थी। अगला है बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो बिहार का सबसे लंबा पुल जो हो जाएगा यह गांधी सेतु हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पटना स्थित जो है गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा पुल है जो लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण जो है 1984 में हुआ था और यह पुल लंबे समय तक भारत का सबसे लंबा नदी पुल भी रहा है। नेक्स्ट है 34 नंबर कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है पीएमजीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूलभूत सुविधा से मतलब है स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों में सुधार के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 36 नंबर कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं यह है एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी यह 1950 से 1970 के बीच में हुई थी और इसकी शुरुआत भारत में 1966 ईस्वी में कांग्रेस नेता जो है लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुई थी और इसे तीसरी हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है कि बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो बफर स्टॉक होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया है। तो नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर लागू किया गया है। याद रखेंगे कि पहले जो है 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, फिर उसके बाद 2015 में 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका उद्देश्य है नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी, सहकारी संघवाद और दीर्घकालिक
विकास रणनीति बनाना है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि 16वां ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है यह रूस में आयोजित हुआ था। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस शिखर सम्मेलन में नए देशों की भागीदारी को प्रदर्शित करने के साथ ही ब्रिक्स प्लस गठबंधन के तहत बढ़ते प्रभाव और विविधता को रेखांकित किया गया था। याद रखेंगे, अब ये जो हो जाएगा इसे बोला गया था ब्रिक्स प्लस। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है। तो बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट है यह बिहटा में स्थित है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह पोर्ट जो है शुष्क बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो सिफारिश की गई है यह रामनाथ कोविंद समिति की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा की गई है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सारंगी को एकल वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला सारंगी वादक भी बने थे। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है 2024 इसके विजेता बने हैं जेनी एर्पेनबेक। याद रखेंगे, तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो जेनी एर्पेनबेक है और इसके अनुवादक है माइकल हॉफमैन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। नेक्स्ट है किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हो जाएगा 11 नवंबर। याद रखेंगे कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री और शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। याद रखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है 11 नवंबर। इसके अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है। तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो पुस्तक लिखी गई है यह ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो भारतीय समाचार पत्र के स्तंभकार, फिल्म निर्माता, फिल्म अभिनेत्री और इंटीरियर डिजाइनर जो है ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखित नारीवाद पर 4 कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है कि लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो लाहो है यह मेघालय का लोक नृत्य है। याद रखेंगे लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यह नृत्य जो है बेहदी नखलम उत्सव के दौरान किया जाता है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा होता है और जयंतीय जनजाति जो है इस नृत्य उत्सव को मनाती है। याद रखेंगे कि यह जयंती जो जनजाति पाई जाती है मेघालय में उसके द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो डायमंड हार्बर के नाम से जो है हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित एक नदी बंदरगाह है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है। तो बापू टावर का जो लोकार्पण किया गया है यह पटना में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का लोकार्पण किया गया और 7 एकड़ में फैले इस टावर की जो ऊंचाई है यह 120 फीट है। याद रखेंगे इस टावर की जो ऊंचाई है 120 फीट है और इसमें टोटल 6 मंजिल शामिल हैं, एक ऑडिटोरियम है और इसमें 129 करोड़ की लागत आई है। और रात में लाइटिंग के दौरान बापू टावर जो है सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई भी देता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। तो यह किया गया है ब्रिस्बेन में। याद रखेंगे कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह उद्घाटन किया गया है 4 नवंबर 2024 को। याद रखेंगे 4 नवंबर 2024 को यह उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको बोलते हैं विनवैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है। तो विनवैक्स जो शुरू हुआ है यह जयपुर में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत वियतनाम का
यह 5वां संयुक्त अभ्यास था विनबैक्स। यह हरियाणा के अंबाला में शुरू किया गया था और 23 नवंबर 24 तक अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे। तो यह हमारा आंसर जयपुर नहीं होगा, यह हो जाएगा अंबाला। याद रखेंगे कि जो विनबैक्स हुआ था 2024 वाला, यह अंबाला में किया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर कि किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो यह बढ़ाई गई है थाईलैंड के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है और इससे पहले जो है यह सुविधा 11 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। इसके अनुसार 9/12 टाइम्स अब भारतीय नागरिक जो है 60 दिनों तक बिना वीजा के थाईलैंड में यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस देश की विक्टोरिया केजीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है डेनमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर थेल्विंग। इनको मेक्सिको सिटी में मिस यूनिवर्स 2024 का ताज पहनाया गया है और यह प्रतियोगिता जो है 16 नवंबर 2024 को मेक्सिको सिटी के एरेना CDMX में आयोजित की गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है और यह भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। नेक्स्ट है 54 नंबर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशिया रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशिया रिबन का दहन होता है तब यह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं एक अम्ल होते हैं और एक क्षार होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न जो लवण होता है उसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, यानी NaCl बोला जाता है। अगला है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? तो धातुओं को वायु में दहन करने से जो है धात्विक ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है उसको एनोडाइजिंग कहा जाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनोडाइजिंग एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है और वायु के संपर्क में आने पर जो है एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है इसे संक्षारण से बचाती भी है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो इसे खनिज कहा जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले जो आबंध होते हैं सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं और सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर जो है प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतराणुक बल जो होता है यह दुर्बल होता है और इसके फलस्वरूप जो है इन यौगिकों में क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं कम होते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को जो सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है और इसे अचार में परिरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? तो इसमें जो हो जाएगा हृदय पेशीय अंग हो जाएगा। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग जो हो जाएगा मेरुरज्जु हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो समन्वय होता है यह हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि पादपों में जो समन्वय होता है यह मुख्य रूप से पादप हार्मोन के द्वारा होता है, और यह हार्मोन जो होते हैं पौधे के विकास और पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर कि एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित हो जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है यह सीधे रक्त में स्रावित होता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य जो है अन्य अंगों या विशिष्ट उत्कों द्वारा इस उत्कों पर कार्य करता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। नेक्स्ट है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका तंत्र के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह वह स्थान है जहां तंत्रिका कोशिका का अंत दूसरी तंत्रिका कोशिका की शुरुआत होती है, जहां सूचना एक कोशिका से दूसरे कोशिका में हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट है 69 नंबर कि एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है यह विखंडन के द्वारा होती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? तो जो मोतियाबिंद होता है यह एक अपक्षयी बीमारी होता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि यह शरीर के किसी भी अंग की सामान्य कार्य प्रणाली को धीरे धीरे खराब होने से होता है, और कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो है क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो आकाश में तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडल में अपवर्तन। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश होता है इसमें निरंतर अपवर्तित होता रहता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक अपवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल जो होता है तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति जो है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि जो नीली रोशनी होती है सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब कोई विद्युत आवेश जो होता है किसी चालक माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है तो उस प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश बटा समय। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो जो ओम का नियम है यह विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा एक तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया था। विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर जो है उसके परस्पर संबंध का पता लगाया था। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो जो विद्युत मोटर होता है उसमें विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है।
ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत मोटर जो है एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, रूपांतरण होता है, और यह एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रकों, उसके बाद वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर इत्यादि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है या डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देश की 25% से भी अधिक जो है विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है, और जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि भारत जो है पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान रखता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे मैथ्स दिए हुए हैं तो ठीक कर देते हैं। आंसर का 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 है, 81 का जो आंसर हो जाएगा 81 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 83 नंबर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है 84 का जो आंसर हो जाएगा यह भी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 भी मैथ ही है, तो 85 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला है 86, यह भी मैथ है 86, इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद है 87 भी मैथ है, 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √3 हो जाएगा। उसके बाद है 88 जो है हिंदी है, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो इसमें से हो जाएगा अमूल्य जो हो जाएगा यह तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम का जैसे तद्भव होता है, तद्भव जैसे अनमोल होता है यह तद्भव है, और जो तत्सम है यह अमूल्य हो जाएगा। वैसे ही जैसे माँ होती है, माँ तद्भव है और तत्सम जो है यह माता हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं बड़ा काम है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का जो है आयोजन जो है स्वयं बड़ा काम है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। तो उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, इसमें जो हो जाएगा सार्थक शब्द हथियार की जगह पे हो जाएगा अस्त्र हो जाएगा। दूर से फेंकने वाले जो हथियार होता है उसको अस्त्र बोलते हैं। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रेखांकित शब्द जो वह है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है यह पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है। नेक्स्ट है 92 नंबर, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा पयोज। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कमल का अन्य भी समानार्थी शब्द है, जैसे राजीव, अरविंद, शतदल, सरोज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, यह सभी जो है कमल के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर, उग्र का विलोम शब्द होगा। तो उग्र का जो विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा सौम्य। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हर एक्स्ट्रावेगेंट ज्वेलरी लुक्ड सोवी बट ऑफ लिटिल वैल्यू। हाईलाइटेड यही है, रिवीलिंग मोर अबाउट हर डिजायर फॉर अटेंशन देन हर वेल्थ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रम्पेरी हो जाएगा। यानी हाईलाइटेड जगह है लुक्ड ट्रम्पेरी रिवलरी मोर अबाउट हर डिजायर फॉर अटेंशन देन हर वेल्थ हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रम्पेरी का मतलब होता है अट्रैक्टिव आर्टिकल ऑफ लिटिल वैल्यू या यूज ऑफ सोवी बट वर्थलेस, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें एंटोनिम देखना है। हमारा वर्ड दिया हुआ है
पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस है, इसका एंटोनिम ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं, ब्रेव हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुसिलैनिमस का मतलब होता है कि शोइंग ए लैक ऑफ करेज, या मतलब इसको कायर भी बोल सकते हैं, कवार्डली। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा ब्रेव हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द टीचर्स कमांड वाज प्रॉम्प्टली बियॉन्ड। तो इसका जो हो जाएगा, सॉरी, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसे चेंज करना है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। तो इसको आंसर हो जाएगा हमारा, द स्टूडेंट प्रॉम्प्टली ओबेड द टीचर्स कमांड। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट को चूज करना है। तो डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, द मिनिस्टर सेड आई एम एन ऑनरेबल मैन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द मिनिस्टर सेड दैट ही वाज एन ऑनरेबल मैन। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पैरा जंबल दिया हुआ है कि सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन इन जंबल्ड ऑर्डर, टाइटल एज ABCDE, अरेंज द पैरा जंबल्ड सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। इसमें दिया हुआ है, द यूज एज वेल एज द डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स हैज पोज्ड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट। उसके बाद है, बट टू इन्फोर्स इट लीगली इट मस्ट बी गिवन लेजिस्लेटिव सैंक्शन। अगला है, डिस्पाइट क्लियर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन दीज आर लाइकली टू बी मिसयूज्ड ओनिंग टू द लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर अपैरेटस। उसके बाद इसमें ऑप्शन जो है हमारा पहले जो आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे एक पे आएगा, यही आएगा, द यूज एज वेल एज द डिस्पोजल ऑफ केमिकल हैज पोज्ड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट। तो पहले जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 99 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग को चूज करना है। और जो वर्ड दिया हुआ है सेलिब्रियस दिया हुआ है, तो सेलिब्रियस जो होता है इसका मतलब होता है हेल्थ गिविंग, यानी हेल्दी होता है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हमारा आंसर हो जाएगा अनहेल्दी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड बताना है इसका, द कस्टम ऑफ वुमेन हैविंग मेनी हस्बैंड्स, यानी जो रीति रिवाज कस्टम है कि वुमेन किसी औरत के पास एक से अधिक हस्बैंड होंगे, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री।